हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रेरणा और मैं हूं आपकी ट्यूटर। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में ये हमारा 4th वीडियो है जहां पर हम रिसर्च एप्टीट्यूड को डील कर रहे हैं और उसके बेसिक्स को सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन एंड देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। एथिक्स इन रिसर्च। तो आज हम पढ़ेंगे कि रिसर्च में क्या एथिक्स होता है और क्या नॉन एथिकल होता है। Ethics are the norms or standards for conduct that distinguish between right and wrong. They help to determine the difference between acceptable and unacceptable behaviors on the part of the researcher. Ethics एक सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं या स्टैंडर्ड होते हैं जिनके बेसिस पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके के कंडक्ट को, किस तरीके के काम को हम राइट डिक्लेयर करेंगे या फिर उसे हम रॉन्ग कंसीडर करेंगे। सही और गलत के फर्क को बताते हैं एथिक्स। दे हेल्प टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। किसी भी रिसर्चर के पार्ट पे एक रिसर्चर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसके रिसर्च वर्क में, ये डिटरमाइन करने का काम एथिक्स करते हैं। इस डिफरेंस को हम एथिक्स के द्वारा ही जानते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर रिसर्च में एक्सेप्टेबल है और किस तरीके का बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है। It is also essential to protect research participants and follow the guiding principle of do no harm if human subjects are utilized in the study. बहुत सारे रिसर्च वर्क होते हैं जिसमें हम ह्यूमन पर स्टडी कर रहे होते हैं। कुछ रिसर्च वर्क्स होते हैं जहां पर हम एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कमिटी बनी हुई है जो हमें एथिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और उसके बेसिस पे एक रिसर्चर को गाइड किया जाता है, एक गाइडिंग नॉर्म्स मिल जाते हैं उसे, जिसके बेसिस पे एक रिसर्चर अपने काम को कंडक्ट करता है जो कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर में आए। और इसका एक गाइडिंग प्रिंसिपल होता है डू नो हार्म। बेसिकली हम जो भी रिसर्च करते हैं उसमें हमें कोशिश करना चाहिए कि अगर उससे हमें कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ रहे हैं, हाइपोथेसिस हमारा प्रूव नहीं हो रहा है, स्टिल उससे हार्म ना पहुंचे कम्युनिटी को, सोसाइटी को, या फिर जो भी बहुत अगर हम स्मॉलर यूनिट से काउंटिंग स्टार्ट करें तो जो भी सब्जेक्ट है उस रिसर्च में उन्हें किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे। रिसर्च एथिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसमें से मैंने यहाँ पे जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनको लिस्ट आउट किया है। फर्स्ट इज obtained informed consent from potential research participants। जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें हम पहले ही रिसर्च वर्क के बारे में इंफॉर्म करें और ताकि वो अपना कंसेंट दे सके, वो एक इंफॉर्म डिसीजन ले सके। मिनिमाइज द रिस्क ऑफ हार्म टू पार्टिसिपेंट्स। जितना हो सके उतना हम कोशिश करें कि पार्टिसिपेंट्स को हमारे रिसर्च वर्क से ज्यादा हार्म न पहुंचे। प्रोटेक्ट देयर एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। उनके कॉन्फिडेंशियलिटी को हम प्रोटेक्ट करें, उनके किसी भी तरीके के डेटा को हम लीक ना करें। अवॉइड यूजिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। किसी भी तरीके का डिसेप्टिव प्रैक्टिस हम यूज नहीं कर सकते हैं। गिव पार्टिसिपेंट्स द राइट टू विदड्रॉ फ्रॉम योर रिसर्च। और पार्टिसिपेंट्स के पास हमेशा ये राइट होना चाहिए कि अगर उन्हें कंफर्टेबल नहीं है या कोई भी रीजन है या वो अनविलिंग है रिसर्च में पार्टिसिपेट करने को, तो उनके पास हमेशा ये राइट होना चाहिए कि वो अपना नाम रिसर्च वर्क से विदड्रॉ करा सके। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे बेसिकली कि प्रिंसिपल्स ऑफ रिसर्च एथिक्स क्या है। सो फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड ऑलवेज ऑब्टेन informed consent from potential research participants. Before anyone takes part in the study, researchers must clearly explain what the study is about, what participants will be asked to do, any risk or benefits involved. तो कोई भी रिसर्च वर्क में किसी का भी पार्टिसिपेशन लेने के पहले हमें उन्हें बताना चाहिए कि ये जो स्टडी हम कर रहे हैं वो किस बारे में है, जो भी पार्टिसिपेंट्स उसमें पार्ट ले रहे हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा और किस तरीके के उसमें रिस्क या फिर बेनिफिट्स इन्वॉल्व हैं।
After understanding all this, participants must voluntarily agree, give consent without being forced or misled. किसी भी तरीके का गलत इंफॉर्मेशन उनको दिए बिना उनको पूरे तरीके से सही जानकारी देने के बाद हमें उनके पार्टिसिपेशन को डिमांड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर गिव्स अ रिटन कंसेंट फॉर्म एक्सप्लेनिंग द स्टडी पर्पस एंड प्रोसीजर्स बिफोर एनी डेटा कलेक्शन. किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट करने के पहले हमें एक परफॉर्मा देना चाहिए जिसमें एक रिटन कंसेंट होता है, जिसमें हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो स्टडी का क्या पर्पस है, क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व हैं और किस तरीके के काम हम पार्टिसिपेंट से डिमांड कर सकते हैं. Minimize the risk of harm to participants. Researchers must make sure that their study does not cause physical, emotional or psychological harm. किसी भी तरीके का physical, emotional और साइकोलॉजिकल हार्म नहीं होना चाहिए पार्टिसिपेंट्स को स्टडी के दौरान. इफ देयर आर एनी रिस्क, किसी भी तरीके का अगर रिस्क है, छोटा भी रिस्क हो, तो भी वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेंट्स को पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट्स एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने पार्टिसिपेशन को लेकर के. फॉर एग्जाम्पल, in a stress study, participants are monitored closely and allowed to stop if they feel uncomfortable. जैसे कि हम साइकोलॉजी में अगर किसी भी तरीके की स्ट्रेस स्टडी कर रहे हैं तो वहां पे हमें पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस लेवल पे जाके उनके हेल्थ में किसी तरीके का बैड इफेक्ट्स ना आए. और फिर अगर पार्टिसिपेंट्स अनकंफर्टेबल हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास ये राइट होना चाहिए हमेशा कि वो स्टडी से खुद को विड्रॉ कर सके. प्रोटेक्ट देयर एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी. एनोनिमिटी मीन्स द पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिटी. पार्टिसिपेंट की आइडेंटिटी को हमेशा हमें सीक्रेट रखना चाहिए, उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और किसी भी तरीके के डेटा को लेकर उसे बायसनेस नहीं क्रिएट करना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स दैट एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर्ड इज केप्ट प्राइवेट एंड ओनली यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पस. किसी भी तरीके के रिसर्च पर्पस के लिए ही सिर्फ ये डेटा, उनके पर्सनल डेटा को हमें यूज करना चाहिए और उसे किसी भी तरीके से हमें लीक आउट नहीं करना चाहिए और अपने बेनिफिट के लिए या फिर उससे हम बायसनेस क्रिएट करें इसके लिए हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए. एग्जाम्पल, researchers store data securely and refer to participants by codes instead of their names. नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती है रिसर्च में कि हमारे पास जो भी सैंपल्स होते हैं या जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें हम एक कोड दे देते हैं, एक नंबरिंग दे देते हैं सो दैट उनके नाम को हम हर वक्त रिवील न कर रहे हो, उनके डेटा को हम हर वक्त लिंक न कर रहे हो उनके फेसेस और उनके नेम से. तो ये होता है उनके आइडेंटिटी और उनके पर्सनल डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना. नेक्स्ट इज अवॉइड यूजिंग डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस. ये अगर हम डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं तो ये अनएथिकल है रिसर्च में. रिसर्चर्स शुड नॉट लाई और विद होल्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन है, छोटी बात हो या बड़ी बात हो, आपको अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना ही चाहिए, उन्हें इन्फॉर्म करना ही चाहिए. किसी भी तरीके से उनसे किसी भी तरीके का झूठ नहीं बोलना चाहिए. हो सकता है कि उस पार्टिसिपेंट के डिसीजन को वो छोटी बात ही अफेक्ट कर सके. If deception is absolutely necessary for scientific reasons, it must be justified, approved by an ethics committee, and followed by debriefing, explaining the truth afterward. किसी भी तरीके से अगर किसी साइंटिफिक रीजन से हम किसी इंफॉर्मेशन को उनसे छुपा रहे हैं तो इसे हमें जस्टिफाई करना चाहिए एथिक्स कमेटी के आगे और फिर रिसर्च वर्क कंप्लीट होने के बाद या उनके पार्टिसिपेशन खत्म होने के बाद हमें उसे वापस उन्हें बताना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अवॉइड टेलिंग पार्टिसिपेंट्स फॉल्स इंफॉर्मेशन जस्ट टू मैनिपुलेट देयर बिहेवियर अनलेस इट्स एथिकली अप्रूव्ड. अगर एथिकली अप्रूव्ड नहीं है तो आप किसी भी पार्टिसिपेंट से किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को छुपा नहीं सकते हो या उन्हें फॉल्स इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो उनके बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के उसमें. नेक्स्ट प्रिंसिपल इज
to give participants the right to withdraw from your research. Participants should have the freedom to stop participating at any time for any reason without penalty or pressure. अगर पार्टिसिपेंट्स को अनकंफर्टेबल है या उन्हें आपके स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो उनके पास ये फ्रीडम है कि वो किसी भी टाइम अपना नेम विड्रॉ कर सकते हैं और आप उन्हें किसी भी तरीके का पेनाल्टी नहीं चार्ज कर सकते हो या आप उन पे किसी भी तरीके का मेंटल प्रेशर इमोशनल ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकते हो. द डेटा शुड ऑल्सो बी रिमूव्ड इफ दे रिक्वेस्टेड. और उनके डेटा को भी हटाया जाए अगर वो कंफर्टेबल नहीं है अपने डेटा को उस स्टडी में कैरी फॉरवर्ड करने से. तो फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिसिपेंट इन अ सर्वे और एक्सपेरिमेंट कैन विदड्रॉ हाफ वे एंड देयर डेटा विल नॉट बी यूज्ड फर्दर. अगर कोई भी पार्टिसिपेंट बीच में ही उस स्टडी से अपना नाम हटा रहा है, अपने पार्टिसिपेशन को खत्म कर रहा है, तो उसके डेटा को भी हमें कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए उस स्टडी में. अभी तक हमने मेजर प्रिंसिपल्स इन रिसर्च एथिक्स कवर किया और ये एक टेबल है फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है और व्हाई इट मैटर्स. फर्स्ट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ताकि जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वॉलेंटरली अग्री कर सकें उस स्टडी में पार्टिसिपेट करने से. और व्हाई इट मैटर्स, इससे ट्रांसपेरेंसी और ऑटोनॉमी इंश्योर की जाती है. मिनिमाइज हार्म, मीनिंग प्रोटेक्ट पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एनी हार्म. किसी भी तरीके के हार्म से पार्टिसिपेंट को हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. इससे सेफ्टी प्रमोट होती है. एनोनिमिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, कीप आइडेंटिटीज एंड डेटा प्राइवेट. इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है. नो डिसेप्शन, ऑनेस्ट होना चाहिए अबाउट द स्टडी पर्पस और इससे इंटीग्रिटी मेंटेन होती है. और राइट टू विड्रॉ, पार्टिसिपेंट्स के पास हमेशा ये राइट होना चाहिए कि वो कभी भी स्टडी को छोड़ के बीच से जा सकता है. व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज इट रिस्पेक्ट्स फ्रीडम एंड डिग्निटी. तो होपफुली आपको ये प्रिंसिपल इन रिसर्च एथिक्स समझ आया होगा. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, किसी भी तरीके का सजेशन है, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में राइट बैक कर सकते हैं. थैंक यू. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.